नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का फाइनल पार्ट कंप्लीट होगा। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सॉइल एज रिसोर्सेस। अब सॉइल एक रिसोर्स क्या है, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं ज़रा आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। देखिए, मैंने आपको बताया था रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं विच कैन बी रिन्यूड इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं विच टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू गेट रिप्लेनिश। अब एक चीज़ आप मुझे बताइएगा, सॉइल की फ्यू सेंटीमीटर लेयर बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, स्टिल वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाई? सॉइल की फ्यू सेंटीमीटर ऑफ लेयर बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, लेकिन तब भी वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाई? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, देखता हूं क्या भेजते हैं आप इसका आंसर। ओके, तो सॉइल एज अ रिसोर्स, आपने हमेशा से सॉइल के बारे में पढ़ा हुआ क्लास 5th ऑनवर्ड्स। तो सॉइल बनने के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और हम बात करें डिफरेंट फैक्टर्स जो सॉइल बनने में काम में आते हैं, तो आप जानते होंगे कि सबसे पहले आता है रिलीफ फीचर्स, फिर ओरिजिन, रॉक्स, वेदर, वेजिटेशंस, और दूसरी मोड्स ऑफ लाइफ, टाइम। ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं सॉइल के बनने में, समझ रहे हैं आप। इसके साथ साथ कई सारे फोर्स ऑफ नेचर, जैसे कि टेम्परेचर में चेंजेस आते हैं। इससे क्या होता है, जो रॉक होती है, मान लीजिए सर्दियों में कम हो जाती है, गर्मियों में बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, धीरे धीरे करके वो क्या बन जाती है, हमारी सॉइल बन जाती है। मूवमेंट ऑफ फ्लोइंग वाटर, आपने देखा होगा कि जहां नदियां बहती है वहां पे स्टोन जो होते हैं काफी स्मूथ सरफेस के होते हैं। क्यों? सब पानी उन्हें काट रहा है धीरे धीरे करके। उसके साथ साथ विंड, ग्लेशियर्स, एक्शन ऑफ डिकम्पोजर्स जो छोटे छोटे से कीड़े होते दिखाई नहीं देते, जब कोई मर जाता है जानवर वगैरह, तो आपने देखा होगा कुछ समय के बाद वो सब मिट्टी मिल जाता है। वाह? उन्हीं डिकम्पोजर्स की वजह से। और साथ के साथ ह्यूमस जो हम ऐड करते हैं वो सब रेस्पॉन्सिबल है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक चीजें, these all are responsible या factors for the formation of soil। इन्हें जरूर याद कर लेना जो मैंने आपको समझाया है। ठीक है, क्या क्या बताया था? रिलीफ, ओरिजिन, रॉक्स, वेदर, वेजिटेशंस, और दूसरे रिसोर्स में टाइम आता है और दूसरी लाइफ आती है। इसके साथ साथ मैंने आपको नेचर के बारे में बताया था, एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स, टेम्परेचर्स, और मूवमेंट ऑफ फ्लोइंग वाटर, विंड। ये सारे फैक्टर्स होते हैं सॉइल के बनने में। अब कैसे पहचानते हैं कौन सी सॉइल कैसी है? कैसे पहचानते हैं? जैसे इंसानों को पहचानते हैं ना, अरे वो देखा था तूने, वो जिसके बड़े बड़े बाल थे, डिफरेंस है वही। वो देखा था कि जिसकी आइज काफी अलग थी, वो देखा था जिसके फिजिकल बिल्ड काफी अलग था। तो इसी तरीके से हम सॉइल को पहचानते हैं। सॉइल को कैसे पहचानते हैं हम कि वो गोरा है या काला है? कैसे पहचानते हैं हम कि वो हेल्थी है या वीक है? उसको देखकर। तो इसी तरीके से उसका कलर, टेक्सचर, थिकनेस, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी एज देखकर हम पहचान सकते हैं कि वो सॉइल कैसी है। आप सॉइल को हाथ पढ़ के देखना, अगर वो सैंड होगी तो अलग पता चल जाएगी आपको। उसके टेक्सचर्स अलग होते हैं, एज के हिसाब से भी सॉइल काफी अलग होती है। वो हम नहीं पहचान सकते, वो साइंटिस्ट वगैरह पहचानते हैं। लेकिन ये वो तरीके होते हैं जिससे हम सॉइल के बारे में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमने डिफरेंट सॉइल को कैटेगराइज किया है अपने हिसाब से। तो सबसे पहले जो कैटेगरीज में हम पढ़ेंगे आज वो है आपकी एलिबल सॉइल।
आप जानते हैं एलिबल सॉइल, जहां यूपी है, जहां हम रहते हैं, ये गंगा प्लेन्स पर, ये सब एलिबल सॉइल से बना हुआ है। आपने पहले पढ़ा होगा कि जो पहाड़ों से नदियां आती थी, द रिवर्स विच फ्लो फ्रॉम माउंटेन्स ब्रिंग अ लॉट अमाउंट ऑफ सैंड, और वो फ्लड पेन्स पर उसे डिपॉजिट कर देती थी, वही एलिबल सॉइल कहलाती थी। तो हमारे जो नॉर्थन प्लेन्स हैं, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, ये सब जो हैं ज्यादातर किससे बने हुए हैं? एलिबल सॉइल से। हमारे नॉर्थन प्लेन्स 3 नदियों के द्वारा बने हुए हैं, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। इसके साथ साथ हमारे जो पीडमोंट प्लेन्स हैं, वहां पर भी बहुत जगह पर एलिबल सॉइल पाई जाती है, जैसे कि डेल्टास हैं जो वहां पे महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, इन नदियों पर के डेल्टास के आसपास भी एलिबल सॉइल अवेलेबल है। एलिबल सॉइल, अब चलिए, एलिबल सॉइल जो होती है उसका शेप कैसा होता है? वो सैंड भी हो सकती है, सिल्ट भी हो सकती है, और क्ले भी हो सकती है। ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट होते हैं सॉइल के। और अगर आप रिवर वैली में जा रहे हैं तो वहां पर सॉइल पार्टिकल आपको थोड़े बड़े साइज के मिलेंगे, लेकिन अगर आप रिवर वैली के ऊपर पहुंचे, नियर द ब्रेक ऑफ द स्लोप, तो वहां पर जो सॉइल होती है वो थोड़ी कोर्सर क्वालिटी की होती है, कोर्सर क्वालिटी की। और सबसे मेन चीज इसके बाद लिखा हुआ है कि ये जो सॉइल है ना हमारी, इस सॉइल में ये सॉइल हमारी द्वास, तिराई एंड चाउस में भी है। अब ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसके बुक में आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं आपको समझा दूं द्वास क्या होता है। तो द्वास आर द फ्लड प्लेन्स एंड फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज। लिखते हैं ना साथ के साथ, द्वास क्या है? फ्लड प्लेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द ईस्टर्न हिमालयाज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया अराउंड भूटान। तो ये क्या है? फ्लड प्लेन्स कहलाते हैं, फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज कहलाते हैं, जो भूटान के आसपास हैं। इसके साथ हम बात करते हैं तिराई की। तिराई जो है एक मार्शी एरिया कहलाता है, एक तरीके से दलदली एरिया। ये वहां ज्यादा होता है जहां मिट्टी डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है नदियों के द्वारा, वो एरिया कहलाता है तिराई रीजन। हमारे हिमालयाज के ही पैरेलल चलता है ये, ठीक है। अब इसके बाद जो सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो सबसे मुश्किल जो पड़ता है हमारे में, चाउस। चाउस के बारे में आपको बहुत कम दिया गया होगा। जो चाउस जो है, ये एक नेटवर्क होता है नदियों का, याद रखना, नेटवर्क ऑफ रिवर्स इन द नॉर्थ ऑफ द प्लेन्स, नेटवर्क ऑफ द रिवर्स इन द नॉर्थ ऑफ द प्लेन्स जॉइनिंग शिवालिक आर कॉल्ड चाउस। ये रिवर्स का नेटवर्क है, जो कई सारी रिवर्स जो ज्वाइन हो जाती हैं आपस में नॉर्थ ऑफ द प्लेन में, जो हमारे मतलब नॉर्थ ऑफ हिमालयाज की तरफ या प्लेन्स की तरफ जो हमारी रिवर्स है ना, वो उनका ज्वाइंट नेटवर्क शिवालिक पे जो आता है वो कहलाता है चाउस। समझ में आया? चलिए ठीक है। तो इसके बाद एलुवियल सॉइल में एक और खासियत होती है। देखिए, एलुवियल सॉइल हर साल रिन्यू होती है, इसीलिए 2 टाइप की हो जाती है, न्यू एलुवियल सॉइल एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल। उनके नाम अलग है। देखो, बड़ा इजी तरीका है। न्यू एलुवियल सॉइल को हम खादर कहते हैं, और ओल्ड एलुवियल सॉइल को हम कहते हैं भंगार। भंगार, हमारे घर में भंगार पड़ा होता, कबाड़ा। इसी तरीके से हम उसे याद करते हैं कि वो क्या है, हमारी ओल्ड एलुवियल सॉइल है। अब जरा डिफरेंस देखना जरा दोनों में, खादर और भंगार में। खादर न्यू एलुवियल सॉइल, भंगार ओल्ड एलुवियल सॉइल। खादर ज्यादा फर्टाइल होती है, भंगार लेस फर्टाइल होती है। खादर में सिल्ट ज्यादा होती है, भंगार में कंकड़ लाइक मटेरियल ज्यादा होते हैं। कंकड़ वर्ड यूज किया जाता है इसमें आपका, ठीक है। पेबल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन कंकड़ ज्यादा बेस्ट सूटेबल करता है यहां पर। इसके साथ साथ खादर जो है कहां पाई जाती है? फ्लड प्लेन्स पर, जहां नदियों में बाढ़ आती है। और भंगार कहां पाई जाती है? जहां टेरेस लाइक फीचर्स नियर द रिवर के आसपास जो टीले वगैरह से बन जाते हैं ना, वहां पाई जाती है आपकी भंगार। तो इस तरीके से ये सॉइल है, और इस सॉइल में बहुत ज्यादा उपजाऊपन है। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा पॉपुलस जो एरिया है ना, वो गंगा प्लेन्स का है। गंगा प्लेन्स का इसीलिए क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा एलुवियल सॉइल पाई जाती है,
एलुवियल सॉइल। और एलुवियल सॉइल में ये समझ लीजिए आपकी फॉस्फेरिक एसिड होता है, लाइम होता है और पोटाश होता है। ये तीन चीजों से काफी ज्यादा उपजाऊ बना देती है। इसीलिए कहा जाता है कि इस सॉइल पे लगभग हम हर चीज को ग्रो कर सकते हैं एलुवियल सॉइल में। तो एलुवियल सॉइल में हमने कुछ पार्ट्स पढ़े, बड़े इजी तरीके से याद हो जाएंगे आपको कि कौन कौन सी रिवर्स ने बनाया नॉर्थ में और कौन कौन सी रिवर्स ने साउथ में दी है, साउथ में पीडमॉन्ट प्लेन्स में। उसके बाद हमने पढ़ा कौन कौन से तरीके की सॉइल होती है, ये सैंड, सिल्ट और क्ले। उसके बाद हमने पढ़ा कि रिवर वैली में कैसी सॉइल पाई जाती है और अपर कोर्स में कैसी पाई जाती है। फिर हमने द्वास, तराई और चाओ रीजन के बारे में पढ़ा। उसके बाद खाद्य भंगार और फिर ये इसके केमिकल्स। तो इस तरीके से हमारी सॉइल कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट सॉइल आती है ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल की एक बात मैं आपको बताता हूं जो कभी किसी ने नहीं बताई होगी आपको। ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर की होती है। देखो नई बात जो मैंने आपको बताई है आज, सब जानते हैं ब्लैक सॉइल ब्लैक कलर की होती है, लेकिन इसको एक रेगड सॉइल भी कहते हैं और ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। इसीलिए कहते हैं क्योंकि कॉटन सबसे ज्यादा बेस्ट होता है ब्लैक सॉइल में, सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। अब बनती कैसे है, तो बनने का सबसे मेन फैक्टर है तो पेरेंट रॉक जो होते हैं, पढ़ा होगा आपने टॉप सॉइल, सब सॉइल, पेरेंट्स रॉक, बेड रॉक। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस अलोंग विथ पेरेंट रॉक फैक्टर है इस ब्लैक सॉइल के बनने का, क्योंकि काली मिट्टी ज्यादा नीचे पाई जाती है और साथ के साथ ये हमारे डेक्कन ट्रैप में भी पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं बसाल्ट। डेक्कन ट्रैप एक एरिया है महाराष्ट्र सौराष्ट्र के आसपास जहां पर बहुत ज्यादा ब्लैक सॉइल अवेलेबल है। आप कभी महाराष्ट्र जाएंगे तो ज्यादा आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी वहां पर। और ब्लैक सॉइल जो होती है महाराष्ट्र में है, सौराष्ट्र में है, मालवा प्लेट्यूज, एमपी, छत्तीसगढ़, इसमें पाई जाती है आपकी सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम पोटाश ये सबसे ज्यादा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश, लाइम। इसमें होता क्या नहीं है, फॉस्फेरिक। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कॉटन सॉइल किस चीज में कौन सा केमिकल इसमें लैक होता है, तो वो है फॉस्फेरिक। लेकिन अब मैं इसकी थोड़ी खासियत बता दूं। ये क्लेई होती है, क्लेई। आपने देखा होगा आपके घर पे अगर कोई अर्थन पॉट होगा, जैसे मटके वगैरह या दिया वगैरह, वो सब इसी से बनते हैं। कितने मजबूत होते हैं वो। ब्लैक सॉइल अगर गीली हो तो बहुत ज्यादा स्टिकी होती है, वो स्टिकी। लेकिन अगर वो सॉइल सूख जाए, ड्राइड अप हो जाए, तो उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, क्रैक्स, दरारें बहुत। अब पता है वो क्रैक्स पड़ना भी जरूरी है, इट इज फॉर द एरेशन ऑफ द सॉइल। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो उन क्रैक्स के अंदर जाके सॉइल को और रिच कर देती है। इसी वजह से क्रैक्स पड़ना ज्यादा जरूरी है। लेकिन इफ यू वांट टू कल्टीवेट इट, इफ यू वांट टू प्लो इट बिफोर द मानसून सीजन, कि मानसून की बारिश पड़ जाएगी तो उसके बाद बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसे प्लो कर पाना। स्टिकी बहुत होती है वो, बहुत ज्यादा, और मॉइस्चर को काफी लंबे समय तक होल्ड करके रख सकती है। ये इसकी खासियत है ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रेड एंड येलो सॉइल। देखिए रेड एंड येलो सॉइल जो होती है वो भी रेड और येलो कलर की होती है, लेकिन अंतर होता है। सबसे पहले पाई कहा जाती है, ये पाई जाती है या डेवलप होती है, बनती है ये क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब ये उस जगह पे होती है जहां पे बारिश कम होती है, जो ईस्टर्न एंड द साउथर्न स्लोप ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। याद रखना, ईस्टर्न एंड द साउथर्न स्लोप ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहां पाई जाती है। और साथ के साथ हमारे साउथर्न मिडिल पार्ट ऑफ गंगा प्लेन्स में भी पाई जाती है ये, और पीडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट में भी पाई जाती है। इसके थोड़े ये पार्ट्स याद कर लेना। एक तरीके से उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कुछ पार्ट यूपी का भी आता है और वेस्टर्न घाट्स का भी आता है कुछ पार्ट्स। यहां होती है आपकी रेड एंड येलो सॉइल। अब बनती कैसे है, तरीका मैं ऐसे ही बताता हूं याद करने का। आपने देखा होगा कि जब आयरन में रस्टिंग हो जाती है तो रेड कलर छोड़ता है वो। इसी तरीके से इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में
डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से इसका रेड कलर हो जाता है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन। और अगर वो सॉइल, जो रेड सॉइल है, अगर वो हाइड्रेटेड फॉर्म में पाई जाती है ना, हाइड्रेटेड फॉर्म में, तो वो कहलाती है येलो सॉइल, वो बन जाती है येलो सॉइल। रेड और येलो में ज्यादा अंतर नहीं है, बस हाइड्रेटेड फॉर्म का ही अंतर होता है। चलिए ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सॉइल है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल जो है, आपने इसका वर्ड पढ़ते हैं लेटराइट, ये लैटिन वर्ड से आया है लिटर, जिसका मतलब होता था ब्रिक, पत्थर जैसी। इसीलिए ये सॉइल भी तरीके से पत्थर जैसी होती है, क्रिस्टल्स होते हैं इसमें। ये उस जगह पाई जाती है जहां पर, याद रखना, हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर दोनों होते हैं, हैवी रेनफॉल और हाई टेम्परेचर। and this soil is formed due to the intense leaching due to heavy rain, रेन की वजह से सब बह जाता है। और जो हाई टेम्परेचर होता है ना, वो सॉइल के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो उसे और ज्यादा फर्टाइल बनाते हैं, उन्हें मार देता है, जिस वजह से सॉइल ज्यादा फर्टाइल नहीं हो सकती। लेकिन अगर हम इसे प्रॉपर डोज दें ना फर्टिलाइजर्स का, तो ये सॉइल भी काफी ज्यादा फर्टाइल हो जाती है। और फर्टाइल होने के कुछ एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, यहां पर जो सॉइल है लेटराइट सॉइल, आज उसमें टी उगाई जाती है, साथ के साथ उड़ीसा वगैरह में भी और कुछ आसाम में भी है। तो ये जो एरियाज हैं, याद रखना, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु, और हिली एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड आसाम, यहां पर आज टी उगाई जाती है इसी सॉइल को फर्टाइल बनाकर। इसी के साथ हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, यहां पर जो रेड लेटराइट सॉइल है ना, उसमें कैश्यू नट्स उगाए जाते हैं। कैश्यू नट्स खाए होंगे आप लोगों ने। तो सिंपल सी बात थी, लेटराइट सॉइल का वर्ड ब्रिक, इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन की वजह से बनती है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट याद करना, वो हाई टेम्परेचर की वजह से माइक्रोऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। लेकिन प्रॉपर डोज ऑफ फर्टिलाइजर की वजह से इसे भी हम फर्टाइल बना सकते हैं। और केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में टी, और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला में कैश्यू नट्स हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सॉइल है वो है डेजर्ट सॉइल। नाम तो सुना ही होगा आपने। ये काफी ज्यादा सैंडी होती है। इसके टेक्सचर्स अलग अलग हो सकते हैं, ये कई सारे कलर में हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है। लेकिन इस सॉइल की एक खासियत है, ये उस जगह पाई जाती है जहां हाई टेम्परेचर होता है लेकिन लो रेनफॉल है। हाई टेम्परेचर की वजह से सेम वही प्रोसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते हैं, लेकिन प्रॉपर डोज ऑफ फर्टिलाइजर देकर से भी हम फर्टाइल बना सकते हैं। यहां पर भी बाजरा वगैरह काफी होता है। लेकिन इसमें एक खासियत और बताता हूं, इस सॉइल के जो लोअर हॉरिजोन है ना, वहां पे कंकड़ की एक लेयर है, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम डिपॉजिट है वहां पे, बहुत ज्यादा कैल्शियम डिपॉजिट। और जो पानी पड़ता है ना, वो उसके नीचे नहीं जा पाता है, इसके नीचे नहीं जा पाता है। ओके। और आप जानते होंगे ये सॉइल कहां पाई जाती है? हमारे इंडिया में राजस्थान का जो थार डेजर्ट है, सबसे ज्यादा वहीं पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है इसमें माउंटेन सॉइल, या फिर कह सकते हैं हम फॉरेस्ट सॉइल। नाम ही मैंने बता दिया, कहां पाई जाती होगी? हिली एंड द माउंटेनियस एरियाज में पाई जाती है ये। और इसका जो सॉइल है ना, सॉइल का जो टेक्सचर है वो माउंटेन का अलग अलग है। जैसा माउंटेन वैसी सॉइल पाई जाती है यहां पर। और कह सकते हैं माउंटेनियन एनवायरमेंट के हिसाब से लोमी भी हो सकती है और सिल्टी भी हो सकती है, और कोर्सर ग्रेन्स की भी हो सकती है। या फिर हम कह सकते हैं कि जहां पर स्नो कवर्ड एरियाज होते हैं ना, स्नो कवर्ड, वहां पर ये सॉइल जो होती है डेनुड होती है, एसिडिक इन नेचर की होती है, कम फर्टाइल होती है, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिजम्स नहीं रह पाते इस एरिया में ठंड की वजह से। तो फॉरेस्ट सॉइल में क्या याद करना था केवल, कि फॉरेस्ट सॉइल जो होती है, फॉरेस्ट कहां पे पाई जाती है? माउंटेनियस एरियाज में और हिली एरियाज में पाई जाती है। और जैसा माउंटेन वैसी सॉइल, यहां पे लोमी भी हो सकती है, सिल्टी भी हो सकती है। कई बार देखा गया है कि वैली साइड में लोमी और सिल्टी ज्यादा पाई जाती है, वादियों में नीचे की तरफ। और कोर्सर जो होती है वो अपर स्लोप्स में होती है। ये मैंने आपको एलुवियल सॉइल में ही बताया था, अपर स्लोप्स में कोर्सर सॉइल होती थी। ओके,
इसी के साथ हमारा सॉइल का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं सॉइल इरोजन की। लास्ट टॉपिक है हमारा आज का सॉइल इरोजन। जरा ध्यान से समझना इस टॉपिक को। सॉइल इरोजन बहुत डिफाइन पढ़ी होंगी आपने, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। लेकिन आज मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके बताता हूं। जब किसी भी सॉइल के ऊपर का वेजिटेशन कवर हट जाता है ना, जो नेचुरल वेजिटेशन है, वेजिटेशन है, तो सॉइल बिकेम लूज एंड डेड सॉइल कैन बी इजिली रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ द विंड और द वाटर एंड दिस इज नोन एज सॉइल इरोजन। समझ में आया? जब ऊपर का वेजिटेशन कवर हट जाता है तो सॉइल लूज हो जाती है, लूज। और आप जानते हैं कि इसके फैक्टर्स दो हैं। नेचुरल फैक्टर तो आप जानते हैं, विंड बताया था मैंने आपको, वाटर बताया था, और ग्लेशियर्स भी होते हैं। लेकिन ह्यूमन फैक्टर्स भी सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग भी तो खराब कर रहे हैं, सॉइल को बर्बाद कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, सॉइल सारी गई, बह गई, क्योंकि पेड़ उनको रोक के रखते थे सॉइल को। ओवर ग्रेजिंग हो रही है, ओवर ग्रेजिंग मतलब सब खवा दिया ऊपर का, तो वेजिटेशन कवर हट गई, फिर सॉइल चली गई। और माइनिंग होती है, वो तो अपने आप ही चला गया। इंडस्ट्रीज बन रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो सॉइल वैसी खराब हो रही है। तो आज हम बात करते हैं कितने तरीके के सॉइल इरोजन होते हैं। यहाँ पे टू टाइप्स के बताए गए हैं, गली इरोजन और स्लोप इरोजन। हाँ, स्लोप ही है। तो गली इरोजन जानते हैं क्या होता है? गलियां देखी हैं आपने कैसी कैसी होती हैं? कैसी होती हैं गलियां? तो गली इरोजन जो होता है ना, तो जब ऊपर की वेजिटेशन कवर हट गई, तेज पानी आया, वो सॉइल के बीच में चैनल्स बना देता है, चैनल्स रास्ते से बना देता है। और वो जो रास्ते बन गए ना, वही कहलाता है गली इरोजन। और ये ज्यादातर वही होता है जहां पर ऊपर का वेजिटेशन कवर हट चुका होता है, और तेज पानी जो बहता हुआ आता है वो डीप चैनल्स बना देता है, और जिसकी वजह से उसमें गलीज बन जाती हैं। ये समझ लो आप सीधे सीधे, हमारे यहाँ की जो गलियां हैं वो बन जाती हैं। और दूसरा जो था वो शीट इरोजन था, वो थोड़ा याद आया, शीट इरोजन। लेकिन गली इरोजन में एक बात और बताना भूल गया मैं आपको। गली इरोजन की वजह से बैडलैंड्स बन जाते हैं, और बैडलैंड्स एक ऐसी जगह होती है जहां पे दूर दूर तक घास का एक तिनका तक नहीं होता। बैडलैंड बहुत बेकार जगह होती है, और समझ लो कि मिट्टी ऐसी होती है, काफ़ी लूज भी होती है, और कोई वेजिटेशन नहीं होती वहाँ पर, जैसे कि चंबल बेसिन्स में हमारे लगभग हो चुका है। अब शीट इरोजन क्या होता है? जब पानी एक काफ़ी बड़े एरिया में बहता है शीट की तरह, और डाउन द स्लोप जाकर वो मिट्टी लेता है, एक शीट की तरह बहता है और डाउन द स्लोप जाता है, तो अपने साथ काफ़ी ज़्यादा मिट्टी ले जाता है, तो वो कहलाता है शीट इरोजन। आपने डिफाइन भी इसकी आपके बुक में साफ साफ मेंशन हुई कि व्हेन वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर अ लार्ज एरिया डाउन द स्लोप इज नोन एज शीट इरोजन। लेकिन अब इसके बाद मैं एक चीज बताता हूं। पता है, एग्रीकल्चर के गलत तरीके करने से भी इरोजन हो जाता है, एग्रीकल्चर के गलत तरीकों से भी। अब वो कैसे होता है, जरा ध्यान से समझना। इसके लिए मान लीजिए हम एक माउंटेन लेते हैं, एक माउंटेन ले लिया, मान लीजिए मैं वहां पे एग्रीकल्चर कर रहा हूं डाउन द स्लोप्स, अप एंड डाउन। तो जो बारिश आएगी उससे क्या होगा, सारा पानी एकदम तेज बहाव से नीचे आएगा, और जब मेरी डाउन द स्लोप एग्रीकल्चर हो रही है तो वो अपने साथ सब बहा के ले जाएगा। मतलब पानी के तेज बहाव को मैं रोक नहीं पाऊंगा, सॉइल इरोजन होगी। तो एक तरीके से अगर हम प्रॉपर तरीके से कल्टीवेशन नहीं करते हैं तो इट कैन ऑल्सो लीड टू सॉइल इरोजन। अब तरीका बताता हूं मैं आपको कैसे बच सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। सबसे पहले इन्हीं तरीकों बताता हूं। इसे बचाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप स्टेप कल्टीवेशन करिए, स्टेप टेरेस फार्मिंग जिसे हम कहते हैं, या फिर आप कंटूर प्लोइंग करिए। टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर स्टेप्स जैसे बना देते हैं। स्टेप्स बनने के फायदे क्या है? पहला स्टेप बनाया, वहां पर उन्होंने एक रोक लगा दी, दूसरा स्टेप बनाया, रोक लगा दी, बड़े बड़े स्टेप्स होते हैं। अब क्या हुआ, पानी बह के आया, पहले मैं भर गया, तेज बहाव था, रुक गया वहां पे, फिर धीरे धीरे गिर रहा है, फिर धीरे धीरे, तो इस तरीके से वो अपने साथ मिट्टी नहीं ले जा पाता टेरेस फार्मिंग की वजह से, क्योंकि उसे डायरेक्ट फ्लो नहीं मिला। पहले आया, रुक गया इस तरीके से, फिर धीरे धीरे गिरा, फिर धीरे गिरा, जब उसमें भर गया तब गिरा नीचे। तो इस तरीके से वो तेज बहाव नहीं होता उसका। एक होती है कंटूर प्लोइंग,
ये तो मैंने पहाड़ों के ऊपर बताया, पहाड़ों के नीचे कैसे करते हैं? आपको कंटूर्स में प्लोइंग करनी है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनों में। अब इससे फायदा क्या होगा? जब हम गाड़ी चलाते हैं सीधी रोड होती है, कितनी तेज जाती है गाड़ी, बहुत तेज। लेकिन अगर कंटूर्स में होगी तो धीरे 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 मुड़ेंगे हम। सेम पानी के साथ भी ऐसी होता है। जब पहाड़ों से पानी गिरता है ना नीचे, तो वो तेज जाता है। लेकिन अगर वो कंटूर्स पर नीचे फ्लोइंग है, रास्ते अलग बना दिए पानी के, तो इस तरीके से बहेगा वो, तो उसकी रफ्तार हो जाएगी कम, एंड दैट विल नॉट लीड टू मच सॉइल इरोजन। ये वो तरीके हो गए पहाड़ों पे। अब हम बात करते हैं अपने एरियाज के। अगर हम अपने खेतों के, अपने जो फील्ड्स हैं उनके चारों तरफ पेड़ लगा देते हैं, शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं जैसे, हम चारों तरफ या एक तरफ पेड़ लगा देते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एयर फ्लो आता है, तो पेड़ जो होते हैं उस एयर फ्लो को कंट्रोल कर लेते हैं और मिट्टी को उड़ने से रोक लेते हैं। याद रखना, इसे क्या कहते हैं हम? शेल्टर बेल्ट्स। अब इसके बाद एक तरीका और है। आपका जो फील्ड है उसमें आप क्रॉपिंग करते हैं, तो जो एम्प्टी स्पेसेस है ना, वहां पे आप ग्रास लगा दीजिए। ग्रास होल्ड्स द सॉइल बेटर, और इसे कहते हैं हम स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप्स में हमने क्रॉप लगा दी। इसके बाद एक तरीका और है। जैसे आपने देखा होगा कि रेगिस्तान वगैरह में कैक्टस वगैरह ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन कैक्टस की एक खासियत होती है कि उसकी जो सॉइल हो, उसकी जो रूट्स होती है वो काफ़ी डेंस होती हैं, घनी होती हैं। अगर किसी एक ऐसे एरिया में हम वहाँ पर थॉर्नी बुशेस लगा दें, कटीली झाड़ियाँ वगैरह लगा दें, तो वो सॉइल को काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज करके रख सकते हैं। स्टेबलाइज, रोक के रख सकती हैं, कंट्रोल करके रख सकती हैं। तो मैंने सॉइल इरोजन के तरीके क्या क्या बताए? टेरेस फार्मिंग, कंटूर प्लोइंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट्स, और स्टेबलाइजेशन ऑफ सॉइल एंड बाय प्लांटिंग ऑफ। अभी मैंने उस चीज को बताया था आपको, जानते होंगे आप उसे। चलिए ठीक है, आज के लिए हमारा टॉपिक एंड होता है वाला चैप्टर। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है आपसे, उसे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चन नहीं पता तो फिर से देखिए, अब वीडियो दोबारा देखेंगे कम से कम इस बहाने से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।